इस वीडियो को देखने के बाद या तो आप नीट की जोन से काफी बाहर चले जाएंगे या तो आप कुछ ऐसा कर देंगे कि अपने आप को अगले साल एम्स में पाएंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनके दिमाग में चलता रहता है कि 200, 300, 400, 500 मार्क्स आ रहे हैं, क्या करें। ऐसे बच्चे जिनके दिमाग में चलता रहता है कि 2, 3, 4, 5, 5, 6 ड्रॉप हो चुका है, क्या करें। ऐसे बच्चे जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि सर मैं एक काम करता हूं, मैं जो हूं वो नीट के प्रिपरेशन ना करके, एमबीबीएस ना करके मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेता हूं सर, वहां तो कम समय लगेगा और जल्दी मैं पैसे कमाने लगूंगा। ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि सर मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, मैं एक लड़का हूं या मैं लड़की हूं, मेरी एक अलग तरह की परेशानी होती है, मैं क्या करूं। इन सभी बच्चों के क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन आए, आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, आपके अंदर ऐसा लगे कि हाँ इस वीडियो में थोड़ी वाइब थी जिसने मुझे एक सही रास्ते पे धकेल दिया, कमेंट सेक्शन में जाना और वहां भी पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए यार। क्योंकि अगर जीतना मुश्किल है तो हारना भी मुश्किल होना चाहिए। आई नेवर क्विट। वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि मैं जो हूं वो एमबीबीएस ना करके नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेता हूं, क्यों? क्योंकि यहां पे कम समय लगेगा। सही बात है, यहां पे कम समय लगेगा, लेकिन ग्रेजुएशन करने के लिए अब दोस्तों 4 साल ही लगते हैं और इसके साथ साथ आपको पीजी के लिए 2 साल लगेंगे और इसके साथ साथ आपको यहां पे भी मिनिमम 4 साल लगेंगे पीएचडी करने के लिए। एमबीबीएस के केस में 5.5 साल, उसके बाद 3 साल, फिर 3 साल, सुपर स्पेशलिटी में 3 साल। अब लोग कहते हैं कि सर मैं जो हूं वो यही कर लेता हूं क्योंकि ये जल्दी है। दोस्तों यहां से आप जल्दी निकल भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आप 5.5 साल की कोर्स करने के बाद आपको मिनिमम सैलरी 1 लाख रुपए मिलने वाली है और यहां पे 4 साल की कोर्स करने के बाद आपकी मिनिमम सैलरी कुछ नहीं रहने वाली है। आपको अगर एवरेज सैलरी पकड़ लें तो वो 30 से 35 हजार रुपए मंथली मिलने वाला है, एंड दैट टू ऑन अ रोलर कोस्टर इन्वायरमेंट। रोलर कोस्टर यानी क्या? अभी जो जॉब मार्केट है वो कंप्लीटली वोलाटाइल है दोस्तों, यानी कि 3 महीने काम, 9 महीने छुट्टी। 9 महीने आपको घर पे बैठना पड़ेगा और 3 महीने किसी कंपनी में काम करना पड़ेगा। अभी ऐसा भी नहीं है कि आपको 35,000 रुपए ही मिलेगा। हो सकता है जिस कंपनी ने आपको टर्मिनेट किया हो, किसी और कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं और वहां आप जाते हैं तो आपको वहां पे 15,000 पे भी रखा जा सकता है। दिस इज द मार्केट एंड यू शुड कीप दिस इन माइंड। यू शुड कीप दिस इन माइंड, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन हमारे साथ साथ बहुत सारे और भी लोग जो हैं वो स्मार्ट हैं। उसके बाद लोग कहते हैं कि सर यहां पे तो ड्रॉप नहीं हो रहा है। यहां पे ड्रॉप हो रहा है सर, क्यों नहीं हो रहा है यहां पे ड्रॉप? 4 साल के बाद एक एग्जामिनेशन आएगा सीयूईटी पीजी, सीयूईटी पीजी, उसके लिए आपको ड्रॉप नहीं लेना है क्या? सीयूईटी पीजी के लिए यहां पे आपको ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। प्लस पीएचडी जब आप करने जाएंगे तो उससे पहले आपको नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, या किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपको वहां पे आरईटी, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट करना ही पड़ेगा। इन सब के बाद अगर आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहां के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, या आप किसी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, या आप किसी गवर्नमेंट में, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होते हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इन दैट केस आपको यहां पे फिर से एक और नई कोर्स बीएड करनी पड़ेगी। तो सिमिलर है यार, दोनों में सिमिलर है। अब यहां पे जो है, यहां पे आपको क्या मिल जाता है ना, यहां पे अगर आप सिंपली एमबीबीएस करके रुक जाते हैं, अगर आप एमबीबीएस करके सिंपली रुक जाते हैं तब भी तो यार मिनिमम 1 लाख रुपए पर महीने आ ही रहे हैं आपको। अब अगर आप अपनी भूख बढ़ाएंगे, अगर आप कहेंगे कि अपनी लालच, अपनी जो चाहत है उसे बढ़ाएंगे, आप कहेंगे कि भाई मुझे पीजी कर लेता हूं मैं, और पीजी करने के बाद मैं मिनिमम 2 लाख रुपए पर मंथ जो है वो कमाना चाहता हूं। अभी ऐसा नहीं है कि 2 ही लाख रुपए पर मंथ है, मैं किसी नॉर्मल, किसी प्राइवेट जो हॉस्पिटल होता है ना उसकी बात कर रहा हूं। मैं अपोलो की बात नहीं कर रहा, मैं मैक्स लाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा जो कि भारत की वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मेदांता। ये सारे हॉस्पिटल्स में जो सैलरी होती है वो काफी ज्यादा होती है, इससे काफी ज्यादा होती है। और बहुत सारे लोग तो प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं तो इनके जितने 1 महीने की सैलरी होती है ना वो इनके 1 दिन के फी होते हैं दोस्तों। यही डिफरेंस होता है। अब ये बात समझ लो कि यहां पे क्या करना तुम्हारे लिए आसान है। मैं सिर्फ एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा, हर एक कोर्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आयुष कोर्स के बारे में आपको, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी, ये जो कोर्सेज हैं, ये भी कोर्सेज जो हैं उसमें भी आप सेल्फ डिपेंडेंट काम कर सकते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट है मार्केट में। लेकिन यहां पे आप सेल्फ डिपेंडेंट काम शायद ही कर सकते हैं। क्या ऐसा काम है जिसे आप बीएससी फिजिक्स करके कर सकते हैं? क्या ऐसा काम है जिसे आप बीएससी बॉटनी करके कर सकते हैं, या बीएससी जूलॉजी, बीएससी केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस? क्या ऐसा काम है? क्या कर लोगे ये सब करके? क्या कर लोगे? पढ़ा लोगे क्या?
पीजी करके क्या कर लोगे? कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा स्किल है? यहां पे सब कुछ है तुम्हारे पास। समझ रहे हो ना ये बात? तो फर्स्ट थिंग इज डिफरेंशिएट, प्रॉपरली डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। दोनों के बीच में एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन अपने माइंड में करो। ब्लैक एंड एक पेपर लो, उसको हाफ पार्ट में डिवाइड करो और पूछो अपने आप से क्या अंतर है। एक नॉर्मल सा एक मैं कह लूं तो 10 साल का बच्चा भी ये बात बता देगा कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि सर एक काम कर लेते हैं कि नॉर्मल ग्रेजुएशन आपने कहा, अगर मैं उसके बाद यूपीएससी कर लूं तो? वेरी नाइस। तो यहां जो है यूपीएससी करने के लिए ऑन एन एवरेज 2 से 3 ड्रॉप तो लेने ही पड़ेंगे बेटा तुम्हें। चलो वो भी मान लेते हैं, ले लिया तुमने। नीट यूजी में रजिस्ट्रेशन में 22 लाख बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया। वहीं पे अगर हम बात करें कि प्रेजेंट कितने बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में हुए, तो वो 18 लाख हैं और सीट्स कितनी है? 1.02 लाख। सेम कंडीशन यहां पे आ जाता है यूपीएससी के केस में। 13.4 लाख बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया। प्रेजेंट जो थे वो 12 लाख के अप्रोक्सीमेट थे और जो टोटल सीट्स थी वो 2024 की बात मैं कर रहा हूं, जो कि इलेक्शन ईयर था, उस समय 729 थी। अब मुझे एक गणित जो है, जो अपने तुम्हारे पास मैथमेटिक्स है, उसका यूज करो और बताओ कि कंपटीशन 100 टाइम्स कहां पे ज्यादा है? कुर्सी बात है यूपीएससी में ज्यादा है। वहां पे तो तुम्हें गैप लेना पड़ेगा यार, वहां पे तो तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा। वो पाप में काउंट नहीं होगा क्या? अभी जो करोगे वो पाप है, उसके तभी जो करोगे वो पाप नहीं है क्या? तभी भी पाप है। अगर अभी पाप है तो तभी भी पाप है, तभी आपको ज्यादा पेनफुल होगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। क्यों होगा? लेकिन इससे पहले बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि सर मेरे तो बहुत सारे ड्रॉप्स हो चुके हैं। आपने कहा कि ड्रॉप लेना पाप नहीं है, लेकिन मेरे तो बहुत सारे ड्रॉप हो चुके हैं, मैं क्या करूं? सही बात है, आपको एक शॉर्ट फिल्म देखनी चाहिए, उसका नाम है टॉफी। टॉफी में 2 लड़की रहती है, एक का नाम होता है रितु, एक का नाम होता है तान्या। तान्या जो होती है वो एक प्रिविलेज्ड फैमिली से आती है, जिनके पास पैसे होते हैं, अच्छे जीवन जीने की हर एक सुविधा होती है। और रितु जो होती है वो अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से आती है। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं। रितु इसमें ज्यादा वाचाल होती है, वो ज्यादा बोलती है, अपने सपनों के बारे में हर चीज बताती है तान्या से। एक दिन होता है, ये दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं। एक दिन आता है कि जब ये थोड़े बड़े होते हैं तो रितु और तान्या एक दीवार के पास, अपने घर के दीवार के पास बैठी रहती है और रितु हर दिन के तरह एक सैलून को देखती रहती है जो उसके घर के जस्ट सामने बना हुआ रहता है, जिसमें उसे आने से मना कर दिया गया था। उस सैलून की तरफ देखती है और तान्या को बताती है कि तान्या, एक दिन यहां पे मेरा एक सैलून बनेगा, इसी जगह पे मैं एक सैलून बनाऊंगी। तान्या को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समय की ये मार होती है कि तान्या को तान्या के घर वाले विदेश भेज देते हैं पढ़ने के लिए। और सामने और रितु जो होती है वो मुस्कुरा के उसे बाय करने को मजबूर हो जाती है। समय बीतता है, 4 साल की बात जो वो करती है, वही 4 साल बाद रितु वापस जब घर आती है तो रितु दौड़ कर पहुंचती है तान्या के घर और तान्या दौड़ कर पहुंचती है रितु के घर और रितु को पाती है कि उसके गोद में एक बच्चा है। Did you understood the pain? तुम्हें दर्द समझ में आया? सपनों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया। This is the story of a girl and this is very common story। ऐसे हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं हमारे, जिनकी शादी जो है, लड़कियों की शादी जो है वो काफी कम एज में करा दी गई। Now coming to the boys part, बेटा तुम्हारी जिंदगी इससे भी पेनफुल होने वाली है, क्योंकि ये सारा वजन जो है ना, ये जो सब वजन जो है ना, वो तुम्हारे ही कंधे पे जाने वाला है। यू आर द सिंगल ब्रेड अर्नर फॉर द फैमिली। बूढ़े होते हुए माँ बाप को भी तुम्हें ही ध्यान रखना है, बिकॉज दिस इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग तुम्हें ही कहेंगे इस बारे में। मैं जो भी बात कर रहा हूं दोस्तों, वो अपने लेवल पे कर रहा हूं। मैं जिस स्थान पे रह रहा हूं, मैं जहां रहता हूं, वहां पे लोग जो हैं वो बेटों को ही गालियां देते हैं कि वो अपने माँ बाप को अच्छे से नहीं रख रहे हैं, बेटियों को कम गालियां देते हैं। तो मैं इसीलिए इस तरह से आपको बता रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ पाए। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी के साथ कोई भी जेंडर तरह से वो बातें करना। अभी फेमिनिज्म का एक दौर चल रहा है, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं वो जेन्युइन है, क्योंकि लोग गालियां लड़कों को ही बेसिकली देते हैं, उन्हें नहीं बताया जा सकता है। तो वहां पे ये सारा बोझ जो है वो तुम्हारे ही कंधे पे आने वाला है। और ये बोझ, अगर सोचो कि अगर तुम ये बात सोचो कि तुम अगर कहीं से ग्रेजुएशन कर लेते हो, उसके बाद सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ना पीछे कुछ है, ना आगे कुछ होने वाला है, तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ रहा है, दिस विल बी वेरी पेनफुल,
वेरी पेनफुल। तुम सोचो तुम रिसर्च में जा रहे हो प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन वहां पे जाके तुम्हें पता चलता है कि अब नहीं हो पाएगा, मेरा जेब ये बात अलाउ नहीं करता है कि मुझे अब और पढ़ाई करनी चाहिए। दैट विल बी वेरी पेनफुल। द डे यू सी दैट, द डे यू विल डाई। आप हर दिन तिल तिल करके मरेंगे। अब जिस दिन इस चीज को याद रख करेंगे कि मैं अगर पहले सही से पढ़ाई कर लिया होता तो अभी मुझे ये सारी चीजें नहीं झेलनी पड़ती। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ड्रॉप जो है वो, बाद के ड्रॉप्स जो है वो बहुत पेनफुल होते हैं, लेकिन अभी के ड्रॉप जो है वो कोई पेनफुल नहीं है। अगर कोई 4 लोग या आपके परिवार वाले ये बात बोल रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम्हारा काम है सुनना और वहां से निकल जाना। दिस इज, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा ये डिसीजन लेने से पहले कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सीधी बात मैं कहूं तो बाद के ड्रॉप पेनफुल होते हैं, अभी के ड्रॉप कोई पेनफुल नहीं होते हैं। और किसी को ड्रॉप के लिए कोई गिल्ट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर किसी का टाइम आता है। युवराज सिंह जो था वो 1998 से इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहा है, जबकि धोनी, महेंद्र सिंह धोनी 2003 में, मुझे लग रहा है कि 2003 के वर्ल्ड कप के टाइम पे उन्हें लॉन्च किया गया था जिम्बाब्वे के एक सीरीज में। महेंद्र सिंह धोनी भारत के कप्तान बने और वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन। आज तक मैं कहूं तो सबसे अच्छे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं। युवराज सिंह उस स्तर पे नहीं पहुंचे। तो इससे ये पता चलता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने टाइम जोन पे आता है, हर एक व्यक्ति अपने टाइम जोन में होता है। और हमें उस चीज को हमें ये बात समझना चाहिए कि सक्सेस जो है वो हर किसी के लिए निर्धारित होता है, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसे कितना जल्दी अपने पास लेके आ जाए। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने कभी ये सोचा है कि क्या ऐसे रीजंस रहे होंगे जिस वजह से मैंने ड्रॉप लिया था? क्या ऐसा रीजंस? बहुत सारे ड्रॉप ले लिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कौन से ऐसे रीजंस रहे होंगे जिस वजह से आपने ये ड्रॉप लिया होगा? कि आपको इस कंडीशन पे आना पड़ गया कि मार्क्स कम आ रहे हैं? हाँ, ये बात समझ में आता है कि इस बार का पेपर जो है वो थोड़ा आर्बिट्ररी बना है, थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा आर्बिट्ररी बना है। PYQs और जितने भी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो थे उस पर बेस्ड पेपर नहीं आया है। तो हाँ, ये हो सकता है कि कुछ बच्चों की जिंदगियां इसमें बर्बाद हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अपने गलतियों की वजह से वो एग्जामिनेशन में फेल किए हैं, उन्होंने सिलेक्शन मार्क्स नहीं अचीव किया है अपनी गलतियों की वजह से। गलतियां, फोन एडिक्शन और भी 100 तरह के एडिक्शन, लेजीनेस दैट लीड्स टू प्रोकास्टिनेशन। जो विनाश होता है ना वो अचानक नहीं आता है दोस्तों। विनाश जो है वो सुधरने के अवसरों की एक श्रृंखला है, जिसे हम कल पे डाल के टाल दिया करते हैं। तो आपने उस विनाश, आपको जो आप विनाश दिख रहा है, आपको याद है कि इससे पहले आपको सुधरने के कितने सारे अवसर मिले थे, कि अब पढ़ लेते हैं, 9 महीने बचे हैं अब पढ़ लेते हैं, 8 महीने बचे हैं अब पढ़ लेते हैं, अरे अब नहीं 2 दिन बाद पढ़ेंगे, अब आप यहां पहुंच गए। क्या रीजन रहा होगा? इस बारे में अभी सोचो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें सेल्फ डिमोरलाइज करने के लिए अपने आप को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो गलतियां फिर से रिपीट ना हो, क्योंकि अगर फिर से रिपीट होगी तो हम फिर से वहीं पे चले जाएंगे। अब जितना आप अननेसेसरी चीजें देखते हैं, आप यूट्यूब पे आते हैं, आप किसी का लेक्चर देखते हैं और वहीं पे क्विट करते हैं, आप रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। 100 तरह की चीजें आपके साथ हो रही है। आप दूसरों की बातें सुनते हैं और डिमोटिवेट होकर पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। क्या होगा उससे? किसका नुकसान होगा? अरे वो तो बोल के चला गया, तुम्हारा क्या होगा? तो तुमने इन चीजों को सही तरीके से समझा नहीं। फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट इज अकरिंग अराउंड यू। तुम उस चीज को समझने का प्रयास करो कि वो क्यों हो रहा है। कोई आया, किसी ने कहा, कुछ बोल दिया और तुम वहां पे परेशान होके बैठ गए कि नहीं अब पढ़ाई नहीं हो रहा है, तुम सोच रहे हो उसके तरफ, बस खत्म बात है। यू लॉस्ट द टाइम। समय खरीदा जा रहा है। तुम अभी ड्रॉप ले रहे हो, यू आर बाइंग द टाइम फ्रॉम योर फ्यूचर। तुम इस टाइम को तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास एफर्ट्स है और टाइम है, तुम इन्हीं को इन्वेस्ट कर सकते हो और तुम वही काम कर रहे हो। थिंक इट एज एन इन्वेस्टमेंट, डोंट थिंक इट एज अ लाइबिलिटी। तो ये बात बहुत जरूरी है सोचना कि गलतियां क्या क्या रह गई है। एक पेपर लो और उस पर लिखो गलतियां क्या क्या रह गई है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि एक मिडिल क्लास फैमिली की क्या स्टेटस होती है, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कि आपकी बहुत सारी ड्रॉप हो चुकी है तो आपको क्या करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि बहुत सारी ड्रॉप हो चुकी है और क्यों फेल किए, इस सब के बारे में जब हम देख चुके हैं तो आगे हम देखेंगे फ्रेशर्स के लिए क्या मेरी रिकमेंडेशन है।
फ्रेशर यानी ऐसे बच्चे जो अभी 12th पास करके ही आए हैं दोस्तों, उन्हें जरूर ड्रॉप लेना चाहिए, उन्हें जरूर ड्रॉप लेना चाहिए, चाहे वॉट एवर बी योर मार्क्स, टेक अ ड्रॉप, वॉट एवर बी योर मार्क्स, टेक अ ड्रॉप. दिस एग्जामिनेशन विल टीच यू एवरीथिंग दैट यू विल रिक्वायर टू सक्सीड इन फ्यूचर. हर एक चीज वो सिखा देगी. और ये एग्जामिनेशन ही एकमात्र एग्जामिनेशन है इफ यू आर इन पीसीबी कैटेगरी, पीसीबी ग्रुप. तो अगर ये एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई कर लिया दोस्तों, ये एग्जामिनेशन में आप सेलेक्ट हो गए, यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप माइंड्स ऑफ इंडिया, बिलीव मी. तो अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर आप एक फ्रेशर है और आप अगर सोच रहे हैं कि नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेते हैं, या मैं थक गया हूं यार, लेट अस क्विट, लेट क्विट, नहीं, क्विट नहीं करना है दोस्तों. आप प्लीज प्लीज कंसिडर दिस, प्लीज कंसिडर दिस, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था ये सारी चीजें. अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आप पे क्या क्या बीतने वाला है. प्लीज कंसिडर टेकिंग अ ड्रॉप. ठीक है. नाउ मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 500 मार्क्स पे इस साल बीएमएस की कट ऑफ हो जाएगी. बीएमएस की कट ऑफ जो है ना 500 से कम पे ही जाएगी, 490 के अप्रॉक्स में जाएगी. मैंने फालतू का ये बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था. 490 भी नहीं, 480 ले लो इसको. ठीक है, मैं इसको काट के यहाँ पे 480 लिख देता हूँ. ये लो 480 लिख लो, इसी पे सिलेक्शन होगा. ठीक है, लिख लो 480. 10 मार्क्स इसको डिक्रीज कर दो, 50 मार्क्स इसको डिक्रीज, 50 मार्क्स इसको डिक्रीज कर दो, और 50 मार्क्स इसको भी डिक्रीज कर दो. तो 350 के अराउंड जो है वो आपकी कट ऑफ जो है इस साल बनने वाली है. पिछले साल मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक एक चीज आपको डेप्थ में बताया था कि कितने मार्क्स पे आपको मिल सकता है. तो 350 के अराउंड बताया था दोस्तों. बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर 500 नहीं आ रहे हैं, 480 आ रहा है, या 470 आ रहा है, या 425 आ रहा है. तो हाँ, उस पर भी कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इस साल जो है ना पेपर थोड़ा आर्बिट्रेरी आया है, और इसके वजह से कट ऑफ जो है, जब भी पेपर लेंदी होता है, क्वेश्चन बनने में टाइम होता है, टाइम लगेगा आपको, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा. तो ये बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया है कि कट ऑफ नीचे ही जाएगी, कट ऑफ नीचे ही जाएगी. और जब वहां पे कट ऑफ नीचे जाएगी तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पे भी कट ऑफ नीचे जाने वाली है. और जब यहाँ पे कट ऑफ नीचे जाएगी तो 350 मार्क्स पे आपको बी फार्मा मिल जाएगा. कहाँ पे? मैंने बताया था, इंडियन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ITRA, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर आयुर्वेदिक फार्मेसी. ठीक है, IRTA जामनगर की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो वहां पे 350 मार्क्स पे आपको आराम से मिल जाएगा, सीट मिलने ही वाला है. और साथ साथ इस साल जो है वो, अगर मैं कहूँ तो आयुर्वेदिक जो मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स जो है वो भी करीब 1.5 गुने 2 गुने की गई है. तो वहां पे आपको सीट लो कटअप पे आपको मिलने के चांसेस ज्यादा है. लेकिन ये आयुष कोर्सेज किसको कंसीडर करना चाहिए? ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे जो है वो कोई और अल्टरनेटिव कोर्स मुझे देखना चाहिए. उनके लिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा. मैंने आपको बताया था कि IRTA के बारे में, कि ये जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कट ऑफ तो पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 440 के अप्रोक्स में गई थी. लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट है, दिस इंस्टीट्यूट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. नेशनल इंपॉर्टेंस यानी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी नहीं दिया गया है, इंक्लूडिंग IIT, जैसे IIT पटना, IIT जोधपुर, IIT, बहुत सारे IITs हैं जिनको दिया ही नहीं गया है. बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाता है, जैसे BHU, जैसे आइजर, जैसे नाइजर, जैसे IISc, ये इन सभी को दिया गया है. IIT कानपुर, इनको दिया गया है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर आपकी कट ऑफ अगर मतलब आपकी मार्क्स अगर लो जा रही है, स्टिल यू शुड अप्लाई फॉर AA CCC काउंसलिंग, AA CCC काउंसलिंग. ठीक है, इसके लिए आप जरूर से जरूर अप्लाई करना. और उसके साथ साथ अपने स्टेट, जैसे कि बिहार के लिए BCECE एक एग्जामिनेशन होता है, BCECE आप उसमें फिलअप कर सकते हैं. झारखंड के लिए JCECE होता है, मध्य प्रदेश के लिए MP PAT होता है, या महाराष्ट्र के लिए बात करें तो MSCET होता है. ये सारे एग्जामिनेशन होते हैं जो मल्टीपल स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंडक्ट कराती है. और इसके थ्रू BSc एग्रीकल्चर या BPAT या बैचलर इन पैथोलॉजी, बैचलर इन ऑप्थेमोलॉजी, बैचलर इन रेडियोग्राफी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, ये सारे के कोर्सेज वहां पे मिलते हैं आपको. तो ये इन स्टेट्स में, जैसे मैं अगर बात करूं तो BCECE का लास्ट डेट जो है वो 7 मई है. यानी आज मैं 6 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कल जो है वो उसका लास्ट डेट है. तो BCECE के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. तो ऐसे कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. ये बात किन के लिए है? ऐसे लोग जिनका ड्रॉप जो है, जो 1 से 2, जिनके 1 to 2 ईयर्स, और जिनके ड्रॉप जो है वो मोर देन 2 ईयर है.
तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं, दे कैन कंसीडर अ पार्शियल ड्रॉप और लेट्स से जुगाड़ ड्रॉप। ठीक है, ये रिकमेंडेड है कि आप इसे कर सकते हैं। चूंकि आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुकी है तो यू नीड जस्ट अ फिनिशिंग, यू जस्ट नीड अ फिनिशिंग, यू जस्ट नीड अ आई कैन से फिनिशिंग। तो आप इसका यूज कर सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। एट द सेम टाइम यू विल बी हैविंग द बैकअप प्लान जो कि आपके पास ऑलरेडी है ही, तो यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, अब देख लेते हैं ऐसे लोग जिनके 1 से 2 ड्रॉप रहे हैं। 1 से 2 ड्रॉप वाले जो मैक्सिमम लोग अगर अनप्रिपेयर्ड है, जैसे उनकी मार्क्स जो है वो 200 से लेके 350 के अप्रॉक्स में रह रही है। 350 या मैं कह लूँ कि 400 के अप्रॉक्स में ले लेता हूँ मैं, क्योंकि इस साल का पेपर थोड़ा टफ था। ठीक है, तो 200 to 400 के अप्रॉक्स में रह रही है मार्क्स, या उससे भी कम मार्क्स रह रही है, जैसे कि 100, 150, कोई रीजन रह गया होगा तभी इतने कम मार्क्स आ रहे होंगे। तो अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या ड्रॉप लेना चाहिए? नहीं ड्रॉप लेना चाहिए आपको, क्योंकि यू आर लिटरली अनप्रिपेयर्ड। अभी आप अनप्रिपेयर्ड है एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको ड्रॉप कंसीडर जरूर करना चाहिए। यू शुड कंसीडर अ ड्रॉप, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपके मार्क्स 500 या 550 के अप्रॉक्स में आ रहा है एंड यू आर श्योर कि यू आर हैविंग द टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, यू आर हैविंग मेनी सच स्किल्स लाइक यू आर हैविंग टाइम मैनेजमेंट स्किल और यू आर हैविंग प्रेशर हैंडलिंग स्किल, आप कॉलेज में जा सकते हैं। आप दोनों प्लान ए और प्लान बी दोनों पे काम कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो कि फ्रेशर हैं, मैं फ्रेशर को ये चीज़ रेकमेंड नहीं करता, ऐसे बच्चे जो कि फ्रेशर हैं, नीट की एग्जामिनेशन में अनप्रिपेयर्ड है और वहाँ जाके नीट की भी प्रिपरेशन करते हैं, साथ साथ कॉलेज की भी पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे जाते ही ये क्या करते हैं ना कि एकदम से नीट की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। अब इससे होता है क्या, इनकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है। अब इससे प्रॉब्लम ये आता है कि सेमेस्टर में भी बैक लगता है, और नीट तो गया ही तेल लेने एक बार अगर सेमेस्टर में बैक लग गया, क्योंकि प्लान वो वहाँ पे जाते ही ये प्लान बी प्लान ए में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी इसेंशियल कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में ये जरूर, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, आपके दिमाग में एक एक क्लटर जो है वो सॉल्व हो चुकी होगी कि आपको नीट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग आ जाते हैं वीडियो के एंड पे। अगर आपको ये वीडियो सच में इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको लगी हो कि इस वीडियो से थोड़ी मेरी मदद हो रही है या हो सकती थी या हो गई है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यार जो मैंने बताया था कि कमेंट में थोड़ी जाके पॉजिटिविटी दिखाओ, तो वो जरूर जाके दिखाओ, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हारना जो है वो भी मुश्किल है। मेरा नाम है प्रणव और मैं आपको पढ़ाता हूँ फिजिक्स। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।